हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 30 प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में जितने प्रश्न लगाए सारे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 है। यदि आप 1 से लगाए 7 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। सभी वीडियो में 30 प्रश्न ला गया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा चोल। चोल शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ओके फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चोल नौसेना में चोल साम्राज्य 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 1279 ईस्वी पूर्व की नौसेना दक्षिण भारत की एक विशाल सामुद्रिकी साम्राज्य, दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाले राजवंशों में एक था। ओके फ्रेंड, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, मैं प्रश्नों का इंपोर्टेंट पॉइंट इसलिए लेकर आया हूँ जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। बताइए फ्रेंड, कौन सा इसका मुख्य योगदान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एलोरा का 34 गुफा मंदिर एवं के बीच बनाया गया है। कब कब के बीच बनाया गया फिर बताइए, किस किस सन के बीच बनाया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा 700 से 800 के बीच। ओके फ्रेंड, यहाँ पर 700 हो जाएगा और यहाँ पर 800 हो जाएगा। ठीक है, तीन दोनों के बीच बनाया गया है एलोरा का 34 गुफाओं वाला मंदिर। ठीक है फ्रेंड, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा एलिफेंटा गुफा में है। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एलिफेंटा द्वीप या घारा द्वीप शाब्दिक अर्थ गुफाओं का शहर। मुंबई बंदरगाह में भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुंबई से 10 किलोमीटर 6.2 मील पूर्व में स्थित है। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? फिर बताइए, डॉक्टर द्वारा दांत को चेक करने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि वे अभिसारी दर्पण होते हैं जो प्रकाश को फोकस बिंदु पर परावर्तित करते हैं। दंत चिकित्सक इस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांत को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताइए फ्रेंड, किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है वाहनों के अग्रदीपों में? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर रहेगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए, ये एसएससी एमटीएस 2020 8 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 3 में आया हुआ है। ओके फ्रेंड, तो आप इसको देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो यह प्रकाश को अनंत लंबी दूरी तक फैलने देता है। ओके फ्रेंड, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाते हैं? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शेविंग करते समय जब चेहरे को अवतल दर्पण के नजदीक रखा जाता है तो अवतल दर्पण चेहरे की एक आवर्धित और उभरी हुई छवि उत्पन्न करती है या करता है। ओके फ्रेंड, तो आप इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है शेविंग करते समय। चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए फ्रेंड, गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड, यहाँ पर बिंदु दे दिया हूँ मैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हें लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी के रूप में गवर्नर जनरल बनाया गया। वो 1856 से 1862 तक इस पद पर रहे हैं। वे 1858 ईस्वी में भारत के पहले वायसराय भी बने थे।
तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय कब बने थे। तो राइट आंसर रहेगा 1858 ईस्वी में। ओके फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताइए फ्रेंड। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले किसने बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह के समय? राइट राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। सबसे पहले मंगल पांडे अपना बलिदान दिए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। विद्रोह की आशंका के चलते ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी फांसी की तारीख 18 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अप्रैल कर दी। ओके फ्रेंड, तो आप इस प्रकार इस पॉइंट को भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा नाना साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नाना साहब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नाना साहब का असली नाम क्या था फ्रेंड, बताइए। तो ढोंडू पंत था। ठीक है, आप इसको याद रखिए, असली नाम नाना साहब का असली नाम ढोंडू पंत था। वह दिवंगत पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, तो आप इसे भी याद रखिए। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ और आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने बिहार और जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर रहेगा हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर रहेगा मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में। रानी लक्ष्मीबाई या रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ है। कुछ स्रोतों से 1835 बोला जाता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं 19 नवंबर 1828 और कुछ स्रोतों से पता चलता है कि 1835 है। बनारस अब जो वाराणसी में है, शहर में एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। उनका नाम मणिकर्णिका ताबे रखा गया। उनका नाम उपनाम मनु था। पिता मोरू पंत तांबे और माता कौन थे? भागीरथी सप्रे, भागीरथी बाई। ओके फ्रेंड, तो आप इस प्रकार इस पॉइंटों को याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। ओके फ्रेंड, तो पुलिस थाने में आग लगा दी थी चौरी चौरा में। गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान था, वहां पर पुलिस थाने थी, उसमें किसानों के द्वारा आग लगा दी गई थी। ठीक है, जिसमें पुलिस और आंदोलन प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जो आग लगाई गई थी चौरी चौरा में पुलिस थाने में, तो 22 पुलिसकर्मी जो मारे गए। ठीक है, इससे विवश होकर गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोरी में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ राइट आंसर होगा अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है फ्रेंड? तो पंजाब में। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए, अमृतसर है पंजाब में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग नामक खुले स्थान पर निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की। भारत के पंजाब क्षेत्र, जो को पंजाब राज्य कहा जाता है, अमृतसर में हुए आतंकवादी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य लोग घायल हुए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कराई गई थी और निहत्थे भारतीयों पर
गोली चलाई गई थी, ठीक है, और पंजाब में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। चलिए अगले प्रश्न पर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये जो नमक आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन तक चलता रहा फ्रेंड। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, कितने दिन तक चला? 24 दिन तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर पहले से ही चिन्ह लगा दिया है, कृष्ण तृतीय द्वारा रामेश्वर में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पढ़ियारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? बताइए फ्रेंड, पढ़ियारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर रहेगा गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर, यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए फ्रेंड, यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? बताइए फ्रेंड, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? तो राइट आंसर होगा चंपारण, ठीक है। चंपारण कहाँ फ्रेंड? चंपारण है बिहार में। तो आप इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी राज्य पूछ देता है, तो राज्य में अगर पूछेगा तो राज्य बिहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इनके साथ जो हो रहे अत्याचार का विरोध किया, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा, 1917 में पहला सत्याग्रह गांधी के द्वारा चला गया, और कहाँ पर? चंपारण में। चंपारण कहाँ है? बिहार जिले में, ठीक है, सॉरी बिहार राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है भगत सिंह के द्वारा मारा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को 23 वर्षीय आयु में लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। इसी के कारण जॉन सैंडर्स को गोली मारने के जुर्म में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी को सजा दी गई, ठीक है, लाहौर में। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर, हरित क्रांति का अर्थ है, क्या अर्थ है फ्रेंड बताइए? 23 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कृषि के आधुनिक विषयों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की, यहाँ पर एकड़ फसल की उपज बढ़ाना है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। हरित क्रांति 1968 में हुई थी, मतलब हरित क्रांति की शुरुआत हमारे भारत में 1968 में की गई थी, और किसके द्वारा? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चन में बताया हूँ आपको, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं? बताइए फ्रेंड, कौन सी फसल नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट जो है वो रबी की फसल नहीं है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर रेपसीड, सरसों, जौ, गेहूँ, ये सभी जो है रबी की फसल है, ठीक है। और ये जो जूट है ना, वो खरीफ की फसल है, ठीक है। अभी मैं आपको इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ रबी की फसल जो है गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी तीन प्रमुख फसलें मानी जाती है। खरीफ की फसल कौन सी है? कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया, चमला, ज्वार, अरहर, ढांचा, गन्ना। आगे नेक्स्ट है सोयाबीन, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट, सनई आदि। ओके फ्रेंड, तो आप इसके प्रकार इसको याद रखिएगा। इन सभी पॉइंटों को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है? बताइए फ्रेंड, किस राज्य में है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यहाँ एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस पेपर हेल्ड 5 जुलाई 2019 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए फ्रेंड कहाँ पर है कामाख्या मंदिर, कहाँ पर है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर जो है वो असम में है। और असम में किस पहाड़ियों पर है चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर देश की प्रमुख 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यह गुवाहाटी असम में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की योनि इस स्थान पर गिरी थी। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, बताइए फ्रेंड कहाँ पर स्थित है द्वारकाधीश मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंपल प्रश्न भी है। तो राइट आंसर होगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड इस वीडियो में जितने प्रश्न आ गए सारे सिलेक्टेड प्रश्न और मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, बताइए फ्रेंड कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर होगा विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर जो है वो बनारस काशी में स्थित है। ठीक है, और जो ये है विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, वास्तुपाल मंदिर, ये तीनों मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो आप इन सभी को याद रखिएगा। एक विश्वनाथ मंदिर जो है वो काशी में स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर 7, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है, बताइए फ्रेंड राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राइट आंसर रहेगा पोलो खेल से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। हुगली नदी के तट पर स्थित फोर्ट विलियम की मूल संरचना 1996 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित की गई थी। फ्रेंड इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है, बताइए फ्रेंड हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर मैं पहले से ही सही का निशान लगा दिया हूँ, उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मक्खली गोसाल पाली संस्कृत गोसाल मस्करी पुत्र लगभग 484 ईस्वी पूर्व को आमतौर पर आजीवक आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें 30 प्रश्न लाया गया था, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर सही है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।